नमस्कार दोस्तों, ये सरल परिपथ नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं। चलिए हम लोग पहला नियम समझते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम को हम लोग संधि नियम के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को हम लोग धारा नियम भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसी को शॉर्टकट में कहते हैं केसीएल का नियम। तो केसीएल को ही केसीएल नियम कहिए, चाहे किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या फिर इसी को धारा नियम भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सोचिए आप लोग, अगर एक परिपथ है जिसमें यहां से आ रहा है, मान लीजिए I1 धारा, और I1 धारा का मान है 5 एम्पियर। मान लीजिए यहां से आ रहा है I1 धारा जिसका मान है 5 एम्पियर, और यहां से आ रहा है I2 धारा जिसका मान है 6 एम्पियर। तो सोचिए यहां से जो I3 धारा जा रही है, मान लीजिए यहां से जो धारा जा रही है इसका नाम है I3। तो आप इस I3 का मान बताइए। तो I3 का मान आप बड़े आराम से सोच सकते हैं कि यहां से I1 5 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, तो यहां से जाएगा कितना एम्पियर? 11 एम्पियर। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से एक विद्युत धारा आ रही है जिसका मान है I1 और ये है 10 एम्पियर की, और यहां से एक धारा आ रही है जिसका नाम है I2 और इसका मान भी 10 एम्पियर है। अब सोचिए यहां से एक धारा इधर मान लीजिए जा रही है जिसका नाम है I3 और इसका मान है 5 एम्पियर। तो सोचिए एक धारा यहां से जा रही है जिसका नाम है I4, तो ये कितना होगा? सोचिए, इसको सोच कर देखिए। तो यहां से 10 एम्पियर आई और यहां से 10 एम्पियर आई, यानी इस पॉइंट पर 20 एम्पियर धारा पहुंची। देखिए 10 यहां से आई, 10 यहां से आई, तो इस पॉइंट पर 20 एम्पियर धारा पहुंची। अब 20 में से 5 इधर चला गया तो इधर कितना गया? 11 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी संधि पर कुल जितनी विद्युत धाराएं आती हैं वहां से उतनी ही विद्युत धाराएं जाती भी हैं, और इसी नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। परिपथ में किसी संधि पर, देखिए परिपथ में कभी किसी को संधि कब कहेंगे? जब किसी जगह पर 3 या 3 से ज्यादा तार आकर मिल रहे हो तो उसे हम संधि कहते हैं। अगर 2 तार कहीं पर मिल रहे हैं तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक परिपथ है, ये एक परिपथ है। अब इसमें ये B C D E F ऐसे 6 बिंदु हैं। अब इसमें हम संधि किसको कहेंगे? तो देखिए ये इसको हम संधि नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 तार मिल रहे हैं। इसको संधि नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। इसको हम संधि बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 तार मिल रहे हैं, 1 2 3। तो संधि हम किसको बोलते हैं? परिपथ में कहीं पर अगर 3 तार मिल रहे हो तो उसे हम संधि बोलते हैं। परिपथ में किसी संधि पर आने वाली कुल विद्युत धारा, किसी संधि पर आने वाली कुल विद्युत धारा, किसी संधि पर पहुंचने वाली कुल विद्युत धारा संधि से दूर जाने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। जैसे इसी एग्जांपल में देखिए, अगर हम I1 प्लस I2 करते हैं तो इसको बराबर होना चाहिए। देखिए संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन सी है? I1 है और I2 है। तो I1 प्लस I2 ये हमेशा बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के, यानी I3 प्लस I4 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो किसी संधि पर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं हमेशा बराबर होती हैं। इसी को हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब कुछ लोग इसी बात को इस तरह से कहते हैं, इस I3 और I4 को अगर इधर पक्षांतर कर ले तो होगा क्या? I1 प्लस I2 इधर पहले से है, I3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा I3, और I4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा I4, और फिर आएगा बराबर 0। तो इसी बात को कुछ लोग इस नियम के हिसाब से कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसी को इसके हिसाब से बोलेंगे तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, ऐसे बोलेंगे। तो ये किरचॉफ का नियम हो गया। या कुछ लोग इसी बात को ऐसे बोलते हैं, किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब कुछ को प्लस में लेना है, कुछ को माइनस में लेना है। तो संधि की ओर आने वाली धारा, जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं उसको हम प्लस में लेते हैं। देखिए यहाँ पर I1 और I2 संधि की ओर आ रही है, इसलिए I1 और I2 क्या है? प्लस में है।
और संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक, यानी संधि से दूर जाने वाली धारा I3 और I4 को हम लोग लेते हैं ऋणात्मक। देखिए पक्षांतर किए तब भी वही बात बन गया, तो इसको ऋणात्मक ले लें तो इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग। सदैव शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, तो इसी बात को लिख देते हैं सिग्मा I। और देखिए एक चीज और इससे पूछता है कि यहां पर ये संधि नियम जो है ये किस नियम की पुष्टि कर रहा है, तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। क्यों? देखिए यहां पर जितने आवेश आए, आवेश प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि यहां पर जितने आवेश आए हैं ये संधि उस आवेश को ना तो घटाएगा ना तो बढ़ाएगा, उतने ही आवेश को आगे भेजेगा। इसीलिए आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। इसीलिए जो प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। किरचॉफ का दूसरा नियम को हम लोग पास नियम कहते हैं। पास मतलब होता है लूप, एक बंद चक्र, और परिपथ वाले में हम लोग पढ़े भी हैं कि परिपथ तभी पूर्ण माना जाता है जब वो एक बंद पथ होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग वोल्टता नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का वोल्टता नियम, इसीलिए इसको शॉर्टकट में KVL के नाम से भी जानते हैं। तो पहले वाले को KCL और दूसरे वाले को KVL के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इस वोल्टता नियम को समझते हैं। वोल्टता नियम को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक परिपथ बना रखा है। इस परिपथ में मैंने 2 सेल लगा रखा है। इस सेल का वैद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1 और इस दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल है E2। अब जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करते हैं तो ये E1 और E2 दोनों मिलकर विद्युत धारा यहाँ से देते हैं, और विद्युत धारा कितने देते हैं? I। मान लेते हैं ये दोनों सेल मिलकर विद्युत धारा देते हैं I। अब देखिए ये विद्युत धारा जब इस पहले प्रतिरोध में जाएगा, देखिए ये है प्रतिरोध नंबर 1 जिसका प्रतिरोध पहले से था R1 और दूसरे का था R2। अब सोचिए ये विभवांतर कितना उत्पन्न करेगा। तो देखिए कोई भी प्रतिरोध जितना होता है, जितना भी उसका प्रतिरोध होता है, उसके प्रतिरोध में से जितनी धारा गुजरे उस धारा का गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाता है उस प्रतिरोध में उपस्थित विभवांतर। तो देखिए ये विद्युत धारा जैसे ही इस प्रतिरोध में पहुंचेगा तो इस प्रतिरोध का अगर हम आने वाली विद्युत धारा में गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना विभवांतर होगा। और हम यही विद्युत धारा, अब देखिए ये श्रेणी क्रम में है, तो I विद्युत धारा इसमें पहुंची है तो I विद्युत धारा इसमें भी पहुंचेगी। श्रेणी क्रम में प्रत्येक जगह विद्युत धारा का मान समान होता है। अब देखिए जब यहाँ पर I विद्युत धारा पहुंचेगी तो यहाँ पर विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, तो जितनी विद्युत धारा पहुंची है उसमें इसके प्रतिरोध का गुणा कर दीजिए, तो इतना विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न होगा, और फिर ऐसे ऐसे ये यहाँ पर आ जाएगा I विद्युत धारा। ये प्लस वाला टर्मिनल है छोटा वाला, और छोटा वाला माइनस है और बड़ा वाला प्लस है। अब देखिए किरचॉफ ने क्या बताया। किरचॉफ ने बताया कि किसी बंद पथ में, देखिए यहाँ पर बंद सर्कल बनना है, इसको A B C D मान सकते हैं। ये एक बंद चक्र बन रहा है, और किसी बंद परिपथ में जितने भी सेल जुड़े हैं उन सारे सेलों के वैद्युत वाहक बलों को अगर जोड़ दें, वैद्युत वाहक बलों को जोड़ दें, किसी बंद परिपथ में जितने सेल जुड़े हैं उन सारे सेलों के वैद्युत वाहक बलों को जोड़ दें, और इन दोनों सेलों के बाहर जो प्रतिरोध है, इन दोनों सेलों के बाहर जितने भी प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर है, उन सारे विभवांतरों को जोड़ दें। तो देखिए इन दोनों सेलों के बाहर परिपथ में जो विभवांतर है वो कितना है, यहाँ पर है IR1 और यहाँ पर है IR2। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों वैद्युत वाहक बलों के बराबर आएंगे, और यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किसी बंद पास के किसी खंड में बहने वाली वैद्युत धाराओं, किसी खंड में बहने वाली वैद्युत धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है ये उस पास में कार्यरत सभी वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास में कार्यरत वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। देखिए किसी पास में बहने वाली वैद्युत धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है, जितने भी बीजगणितीय योग हैं उन सबको कर लेते हैं, तो ये
उस पास में कार्यरत वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अगर हम इस E1 और E2 को इधर ही रहने दें, देखिए E1 प्लस E2 को इधर ही रहने दें, E1 और E2 को इधर ही रहने दें, IR1 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का IR1 और माइनस का IR2 इधर आएगा तो हो जाएगा, और बराबर उधर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये भी एक विभवांतर ही तो है, इसमें हम लोग जब द्वितीय नियम लगाते हैं तो शेल के आंतरिक प्रतिरोध को 0 लेते हैं, और आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं E बराबर V माइनस IR। अब R का मान अगर हमेशा 0 लेते हैं, अगर R का मान हमेशा 0 लेते हैं तो E बराबर होगा V, यानी कि E1 क्या है, E1 क्या है, E1 क्या है, एक विभवांतर है, ये भी एक विभवांतर है, और IR1 ये भी एक विभवांतर है, ये भी एक विभवांतर है। यानी कि सिंपल सा हम कह सकते हैं कि सिग्मा V सभी विभवांतरों का योग, किसी लूप से संबंधित सभी विभवांतरों का योग हमेशा शून्य होता है। तो इस तरह से भी हम लोग इस नियम को बोल सकते हैं। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम छोटे परिभाषा के रूप में भी बोल सकते हैं कि किसी लूप से बद्ध कुल विभवांतरों का योग, कुल विभवांतर का योग हमेशा शून्य होता है। तो ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये किस नियम के संरक्षण की बात करता है, तो ये करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात, यानी ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैसे, देखिए E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है W/Q। अब सोचिए जब भी इसमें लेते हैं तो एक बंद पास लेते हैं, और बंद पास में विद्युत धारा घूमकर वहीं पहुंच जाती है। अब सोचिए ये से विद्युत धारा चली, अब मान लीजिए पास ले ली, ये B C D ये, तो ये से चली और ये से आकर फिर से यहीं पहुंच गई, तो विस्थापन तो 0 हो गया, और विस्थापन 0 तो कार्य 0, और कार्य 0 तो पूरा विभवांतर भी क्या हो गया, 0 हो गया। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम।